हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रिज रेक्टिफायर। साथ ही साथ बात करेंगे हम लोग सर्किट डायग्राम और उसके ऑपरेशन के बारे में। तो क्या होते हैं ब्रिज डायग्राम, इसके बारे में डिटेल में आज हम लोग देखेंगे। तो आज के सेशंस के जो आउटलाइंस हैं जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो है आपका व्हाट इज़ ब्रिज रेक्टिफायर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस। तो इन टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट से, व्हाट इज ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर्स आर सर्किट दैट कन्वर्ट्स alternating current AC into direct current DC using diodes arranged in the bridge circuit configuration. Bridge rectifiers typically comprises of 4 or more diodes. The output wave generated of the same polarity irrespective of the polarity at input. तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं वो बेसिकली एक तरह का AC टू DC करंट में कन्वर्जन के लिए ये रेक्टिफायर्स यूज किए जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में देखा था। और यहाँ पर जो हमारा AC जो सिग्नल होते हैं वो DC में कन्वर्ट किया जाता है विद द यूज ऑफ 4 और मोर डायोड्स। यहाँ पर बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग 4 डायोड्स का यूज करेंगे, एक सिंपल डायोड का। साथ ही साथ हमारा यहाँ से AC इनपुट दिया जाएगा और हमें RL के अक्रॉस आउटपुट देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हमारा AC सिग्नल एज ए इनपुट जाएगा वो इन डायोड से प्रोसेस होने के बाद हमें एक डिज़ायर आउटपुट मिलेगा DC फॉर्म में। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। Bridge rectifier are in the same class of electronics as a half wave rectifier and full wave rectifier. Figure 1 shows such bridge rectifier composed of 4 diode D1, D2, D3, D4 in which the input is supplied across the 2 terminal AB, and in the figure while the output is collected across the load resistance RL connected between the terminal C and D। तो जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो ब्रिज रेक्टिफायर का होता है, जहाँ पर हम यहाँ पर आप इनपुट सिग्नल देते हैं, साथ ही साथ AC फॉर्म के इनपुट सिग्नल को सप्लाई किया जाता है। और जो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे होते हैं, इन 4 डायोड के प्रोसेस के बाद हमें एक DC आउटपुट देखने को मिलता है। और कंस्ट्रक्शन में ये 4 डायोड के अलावा इनपुट सप्लाई AC इनपुट सप्लाई दिया जाता है जो टर्मिनल A और B से फेड किया जाता है इस पार्टिकुलर ब्रिज रेक्टिफायर में। और जो आउटपुट हमें मिलते हैं वो आउटपुट C और D टर्मिनल पर देखने को मिलता है। वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करते हैं, जहां पर 4 डायोड यूज में लिए जाते हैं D1, D2, D3, D4, जिसे नाम दिया गया है इन डायोड का। साथ ही साथ इसके मैकेनिज्म को जानें तो सबसे पहले जो AC इनपुट दिया जाता है, जहां पर AC इनपुट, जैसा कि हमें पता है कि AC इनपुट जो सिग्नल होते हैं उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों होते हैं। यदि मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूं तो हमारा जो पहला डायग्राम है वो पॉजिटिव सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया गया है। साथ ही साथ यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो पोलैरिटी की बात होती है कि हमारा जो पहला टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा और सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को A से कनेक्ट किया गया है, जहां पर जो D1 डायोड है इसके पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्ट हैं, जबकि D2 के नेगेटिव टर्मिनल A से कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल आप देख सकते हैं कि हमारा जो A है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ D1 का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर इस बात से आप इस कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि हमारा D1 जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में है।
फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा डायोड है D1। जबकि D2 की बात करें तो आप देख सकते हैं D2 पे हमारा जो है नेगेटिव टर्मिनल, ये D2 का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये A जिसके पास पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारा D2 जो डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आता है कि D1 हमारा फॉरवर्ड में है और D2 हमारा रिवर्स में है। सिमिलरली बात करें D3 और D4 की, तो आप यहाँ D4 में देख सकते हैं कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल जो है वो डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, D3 के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा D3 होगा, जबकि D4 हमारा रिवर्स बायसिंग होगा, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है D4 का और ये नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल यदि पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो वो रिवर्स बायसिंग में होता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग का कंडीशन है कि आपकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। यदि प्लस प्लस हो तो हमारा फॉरवर्ड कंडीशन होगा और माइनस माइनस भी पोलैरिटी हो तो फिर भी हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का केस आता है। तो यहाँ से इस कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं कि हमारा D1 और D3 फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि हमारा डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायसिंग में एक कंसिडरेबल सिग्नल को पास होने देता है, जहां पर उसके करंट और उसके सिग्नल को मेजर किया जाता है फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में। तो जो D1 और हमारा D3 जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, जो एक वायर की तरह काम करेगा, और जहां से हमारा AC सिग्नल को इजीली यहां से पास करेंगे तो हमारा जो करंट का फ्लो होगा वो इस तरह से करंट का फ्लो होगा, जो A नोड को होते हुए हमारा D1 से पास करेगा और ये टर्मिनल D से होते हुए RL से पास करते हुए D3 डायोड को पास करते हुए ये हमारे नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो यहाँ पर D1 और D3 फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में होने के कारण ये करंट को फ्लो होने दिया, मतलब ये AC सिग्नल को पास करने देता है D1 और D3। जबकि हमारा जो D2 और D3 था ये एक रिवर्स बायसिंग में था, जहाँ पे कि किसी भी तरह के कोई सिग्नल का फ्लो नहीं होगा। तो ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, जो एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है और यहाँ से किसी भी तरह के सिग्नल हमें आउटपुट पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो भी हमें आउटपुट मिलेंगे वो आउटपुट मिलेंगे D1 और D3 के अक्रॉस। जब सिग्नल पास होगा तो हमें आउटपुट C और D में देखने को मिलेगा। ये बात है हमारे फर्स्ट हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात है। यदि मैं पोलैरिटी चेंज करूँ, मतलब कि जो पोलैरिटी है ये चेंज किया जाए, यदि इसे नेगेटिव रखा जाए, इसे पॉजिटिव रखा जाए, तो आप फिगर 2 में देख सकते हैं कि यदि पोलैरिटी चेंज किया जाए, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा A नोड है, इस A नोड पे D2 जो है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये A नोड जो नेगेटिव टर्मिनल है वो D2 के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गए। इसका मतलब यहाँ पे हमें फॉरवर्ड बायसिंग का कंडीशन देखने को मिलेगा D2 में, जबकि D1 में हमें रिवर्स बायसिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है A नोड के पास वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, D1 डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो हमारा ये रिवर्स बायसिंग की तरह डायोड काम करेगा और ये फॉरवर्ड बायसिंग की तरह काम करेगा। जहाँ रिवर्स बायसिंग की तरह काम करेगा वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, जहाँ पर किसी भी तरह का करंट या सिग्नल फ्लो नहीं होगा, जबकि हमारा D2 से सिग्नल फ्लो होगा। और सिमिलरली इस पॉजिटिव टर्मिनल की बात करें, ये हमारा D4 से कनेक्ट है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हमारा D4 भी फॉरवर्ड बायसिंग की तरह काम करेगा, जबकि हमारा D3 नेगेटिव बायसिंग की तरह काम होगा। तो ये रिवर्स बायसिंग की तरह हमारा D1 और D3 काम करेगा, और जो D2 और D4 डायोड्स हैं वो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में होंगे, जिसके कारण हमें करंट का जो फ्लो देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से आप करंट का फ्लो देख सकते हैं कि हमारा B नोड से होते हुए ये D नोड की ओर जाएगा और वो RL होते हुए D2 को होते हुए ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो इस तरह से करंट का फ्लो हमें एक नेगेटिव हाफ साइकिल में देखने को मिलता है। तो ये एक फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल था ब्रिज रेक्टिफायर का। वेव फॉर्म ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। वेव फॉर्म की बात करें तो जैसा कि
AC इनपुट सिग्नल हमारा था एक साइनोसॉइडल ग्राफ था। जब ये ब्रिज जो 4 डायोड लगे थे जब उससे ये पास करेगा तो हमारा जो D1 और जो D3 डायोड था वो फॉरवर्ड बायसिंग की तरफ काम कर रहा था और हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ देखने को मिल रहा था। और सेकेंड केस जब नेगेटिव हाफ साइकिल था तो वहाँ पे भी हमारा जो रिमेनिंग 2 डायोड्स थे वो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में चला गया था। इस नेगेटिव पार्ट ऑफ सिग्नल के कारण, नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण, तो वहाँ भी हमें एक फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन और फॉरवर्ड आउटपुट या बोल सकते हैं कि आप फॉरवर्ड करंट देखने को मिला। तो हमारा इनपुट में जो नेगेटिव और पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन थे हमें आउटपुट में कंप्लीट एक पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये था वेव फॉर्म ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रिपल फैक्टर एक इस तरह के फैक्टर होते हैं जो इस बात को डिसाइड करते हैं कि हमारा AC कंपोनेंट आउटपुट साइड में कितना गया है। यदि हमारे पास DC सिग्नल एज ए आउटपुट हमें मिला है तो उसमें AC के कंपोनेंट कितने परसेंटेज में हैं। जितने ज़्यादा अमाउंट में हमारा रिपल फैक्टर होगा तो हमारा AC कंपोनेंट का भी अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें आउटपुट में, जो हमें नहीं चाहिए, जो डिजायरेबल नहीं है। हमें परफेक्टली DC आउटपुट चाहिए। तो ये रिपल फैक्टर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स, हाउ मच AC कंपोनेंट्स आर देयर इन द आउटपुट। और यहाँ पर रिपल फैक्टर की फॉर्मूला की बात करें तो आप सिंपली देखते हैं गामा इक्वल टू रूट अंडर VRMS बाय VDS का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर है -1। ये हमारा रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है, साथ ही साथ ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। और इसके जो वैल्यू होते हैं, इसके जो वैल्यू होते हैं वो 0.48 होते हैं। पीक इन्वर्स वैल्यू एक ऐसा इन्वर्स वोल्टेज जिस वोल्टेज पे हमारा डायोड रिवर्स बायसिंग कंडीशन एक लिमिट, एक रिवर्स बायसिंग कंडीशन तक रहे। यदि पीक रिवर्स वोल्टेज के बियॉन्ड या पीक रिवर्स वोल्टेज से अधिक यदि वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा डायोड में तो डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर वो ब्रेक डाउन रीजन में चले जाएंगे जहां पर रिवर्स कंडीशन में हमारा डायोड काम करने लगा या फिर हमारे डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज एक मैक्सिमम वोल्टेज है जो डायोड को रिवर्स बायसिंग कंडीशन में बनाए रखता है। यदि इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी हमें आउटपुट में DC आउटपुट पावर मिले थे, जबकि AC में हम बोले तो AC में हमें इनपुट साइड में हमें AC सिग्नल मिला था। तो इफिशियंसी आउटपुट बाय इनपुट का एक कॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पर रेशियो ऑफ DC आउटपुट बाय आपका इनपुट सिग्नल जो इनपुट साइड से दिया गया था। तो ये इनपुट साइड के पावर है और ये आउटपुट के साइड के पावर है। द रेक्टिफायर इफिशियंसी डिटरमाइन हाउ इफिशियंसी द रेक्टिफायर कन्वर्ट द ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर जो इफिशियंसी है वो 81.20% होता है किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर का। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज देख लीजिए आप यहाँ पर, व्हेन कंपेयर विद द हाफ वेव रेक्टिफायर और आउटपुट सिग्नल लेस पल्सेटिंग एंड हैज़ अ मोर स्मूथनेस। यहाँ सिग्नल में ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलता है एज अ कंपेयर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस मीन इट हैज़ अ मैक्सिमम रिपल फैक्टर। और यहाँ पर जो रिपल फैक्टर भी है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इनहैंस रेक्टिफायर इफिशियंसी, जो कि रेक्टिफायर के इफिशियंसी को भी यहाँ ज़्यादा देखने को मिला हमें 80% के अराउंड। द मिनिमम लॉस ऑफ पावर एंड स्पेस ऑफ द सर्किट इज ऑफ एन ओनली रेसिस्टर डायोड एंड इनपुट। जो यहाँ जो मिनिमम लॉस जो होते हैं पावर के होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं वो रेसिस्टर डायोड और इनपुट सोर्स होते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें, यूज टू कन्वर्ट AC टू DC वोल्टेज टू जनरेट पोलराइज वोल्टेज, एम्प्लॉयड रोलिंग इन द स्टॉक थ्रेशहोल्ड एंड द 3-phase मोटर फॉर द ऑपरेशन ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन के ऑपरेशन में साथ ही साथ 3-phase मोटर में इसे यूज किया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। मोस्टली ब्रिज रेक्टिफायर आर अप्लाइड इन द मॉड्यूलेशन एंड मल्टीप्लेक्सर एंड डीमॉड्यूलेशन इक्विपमेंट। तो जहाँ जहाँ भी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, मल्टीप्लेक्सिंग होता है वहाँ, और डीमॉड्यूलेशन इक्विपमेंट में ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। यूज फॉर द सिग्नल पीक डिटेक्शन सर्विसेज एंड
इन द FM रेडियो 2, तो इसे FM रेडियोज में यूज़ किया जाता है, पीक डिटेक्शन सर्विस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो ये थे एप्लीकेशंस ब्रिज रेक्टिफायर के।